योद्धाओं, आज 28 तारीख है, एक विशेष दिन है और हम सभी इस दिन का बहुत इंतज़ार करते हैं। कल एक स्टूडेंट ने मुझको पूछा कि थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है कि नहीं, इन्फ्लेशन होना ही अच्छी चीज़ है कि नहीं। तो इन्फ्लेशन में पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन महंगाई होता है, चीज़ों वस्तुओं के दाम बढ़ जाना, मुद्रा का मूल्य कम हो जाना, ये होता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। थोड़ा इन्फ्लेशन ठीक होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि हर साल गवर्नमेंट एमएसपी थोड़ी सी बढ़ा देती है। एमएसपी जब धान पहले 2,000 रुपये था, आप तैयारी कर रहे होगे, उस समय शुरू किए होगे 2,000 रुपये धान होगा, अभी देखो 2,300 रुपये धान हो गया है। तो हर साल उसमें गवर्नमेंट 100 रुपये बढ़ा देता है। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन गवर्नमेंट भी बोलता है कि अच्छी चीज़। एक एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। टमाटर 10 रुपये था, अब टमाटर 40 रुपये हो गया। तो टमाटर जो उत्पादन कर रहे थे, जो किसान टमाटर उत्पादित कर रहे थे, उसको 10 रुपये में टमाटर बिक रहा था। लागत तो लगभग वही होती है, थोड़ी सी डिजास्टर होती है तो रेट बढ़ जाता है। तो 10 रुपये में टमाटर बिक रहा था, तो उसको मान लो 2 रुपये पर किलो की कमाई हो रही थी। अब मान लो टमाटर का दाम 40 रुपये हो गया, तो अब उस किसान, टमाटर वाले किसान की दिन तो फिर गए। अब उसको 40 रुपये मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 रुपये की लागत होगी और उसको पर केजी 30 रुपये के आसपास इनकम होगी, जो 2 रुपये हो रही थी। तो किसान के लिए क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ना फायदे की चीज़ हो गई। लेकिन वही चीज़ अगर 100 रुपये हो जाता टमाटर, जो कि हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो हम लोग जो उगा नहीं रहे हैं, खरीद के खा रहे हैं, वो उनके लिए क्या हो जाता है, गलत चीज़ हो जाता है। तो जो उपभोक्ता है उसके लिए इन्फ्लेशन ख़राब चीज़ हो जाता है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती हैं। वही 10 रुपये का नोट, पहले उसी 10 रुपये के नोट में 1 किलो टमाटर आ जाता था, उसी 10 रुपये के नोट में अब 100 ग्राम टमाटर आएगा। तो अब जो 10 रुपये की पहले की वैल्यू थी, अब वो 100 रुपये की वैल्यू के बराबर हो गई है। मतलब 10 रुपये की औकात और 100 रुपये की औकात अब बराबर है, क्योंकि दोनों 1 किलो टमाटर ही खरीद सकते हैं। तो ये स्थिति जब मुद्रास्फीति होती है, तो मुद्रा का औकात गिर जाता है और वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी मुद्रास्फीति, जैसे 10 रुपये था 15 रुपये हो गया, तो किसानों के लिए हित हो गया। अब किसान क्या करेगा, ज़्यादा टमाटर उगाने के लिए प्रेरित होगा, क्योंकि उसको अपने टमाटर के सही कीमत मिल रहे हैं, तो वो टमाटर ज़्यादा उगाएगा। तो ये इन्फ्लेशन थोड़ी अच्छी चीज़ हो गई। वही चीज़ अगर इन्फ्लेशन ना हो, तो अब वही कई स्थिति ऐसी आती है कि टमाटर 2-3 रुपये किलो में बिकता है। तो ऐसी स्थिति जब टमाटर को उत्पादन करने का लागत ही 6 रुपये है और टमाटर की मार्केट वैल्यू 2 रुपये या 3 रुपये हो गई है, जो कि होता है। हम लोग देखते हैं कि टमाटर वाले किसान ट्रक के पूरा ट्रैक्टर को सड़क में गिरा के चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जब टमाटर की वैल्यू 2-3 रुपये हो गई, लेकिन उसकी लागत 5-6 रुपये था, तो इस स्थिति में टमाटर उगाने वाला क्यों उगाएगा, अपने घाटा करने के लिए तो नहीं उगाएगा। तो कोई भी किसान को जब घाटा हो रहा होगा, तब वो टमाटर उगाना ही बंद कर देगा। तो इसलिए क्या है कि उत्पादनकर्ता को उसके लागत की सही मूल्य मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़े से रेट बढ़े, थोड़ा सा बढ़े, ज़्यादा ना बढ़े, कम नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उत्पादनकर्ता थोड़े हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मुद्रास्फीति अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बहुत गंदी चीज़ है, इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब हो जाता है, मार्केट में डिमांड ही खत्म कर देता है। अब सोचो 100 रुपये किलो टमाटर हो गया, तो पहले जब 1 महीने में आप 4 किलो टमाटर खा रहे होगे, तो 100 रुपये किलो हो जाएगा, तो आप आधा किलो टमाटर में सोचोगे इस 1 महीने के गुजारा हो जाए। तो आपने सडनली क्या किया, टमाटर का कंजप्शन कम कर दिया, तो मार्केट में डिमांड ही घट गई। तो डिमांड घट गई तो अब पूरी इकोनॉमिक साइकिल ही खत्म हो जाता है। तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, उसके लिए जरूरी है थोड़ा सा इन्फ्लेशन होना। आज आप लोग 28 तारीख में दिल्ली एस में जो टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, उनका आज जो टेस्ट है वो देंगे। उसके बाद आपका 2 तारीख को सी सेट का एग्जाम होगा। सी सेट में मैथ्स वाले टॉपिक में मैं देख रहा था, अनुपात समानुपात, सांख्यिकी, लाभ हानि, ऐसे टॉपिक है जो आपके मेंस के टॉपिक है, और आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ये सारे टॉपिक को आपको अभी कंप्लीट कर लेना है। ये टॉपिक जब आप अभी कंप्लीट कर लोगे, मैं पूरे आपको नोट्स और लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, उसको देखना, उसको बनाना, और ये कर लेने के बाद आपका मैथ्स का पेपर नंबर 4 का जो मैथ्स वाला सेक्शन होगा, वो आपका अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अभी से आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप उसको बाद में आसानी, ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ये बिल्कुल भी मत सोचना सी सेट को कि ये
हमारे सीसेट के लिए पढ़ रहे हैं और एक क्वालिफाई करने के लिए ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छे से पढ़ना ताकि वो टॉपिक बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाए, आपको मेंस में बहुत हेल्पफुल होगा वो। मेरे बनाए हुए लेक्चर मेरे अनुभव के सार हैं और मैं प्रयास करता हूं कि किसी भी टॉपिक के सारे डायमेंशंस कवर करूं और मैं उसको आपको प्रोवाइड करूं। तो आप उसको देखिए और ज़रूर उसके हम आप अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। कल आपको मैंने छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के 2 पेज दिया था, आपको वो धीरे से याद होगा, तुरंत याद नहीं होगा। आप रोज़ पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, मैंने बताया जब भी आपको टाइम मिले पढ़िए। तो आप उसको पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे वो याद होगा। कल फिर 2 पेज आपको दूंगा, आज नहीं दूंगा क्योंकि कल थोड़ा लेट हो गया था डालने में। तो आज भी आपके पास समय है 2 पेज को ख़त्म करने का, उसको लिखिए और उसको पढ़िए। कल फिर 2 पेज दूंगा, उसको फिर लिखोगे और पढ़ोगे। ये सारी चीज़ें आपके मेंस का पार्ट है जो प्रीलिम्स को निकालने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ये आप ध्यान में रखना। तो आप छत्तीसगढ़ी शब्दकोश पढ़ रहे हो तो आपका ये मेंस में भी काम आएगा और प्रीलिम्स को निकालने में भी काम आएगा। इसके साथ ही मैंने आपको करंट अफेयर के 5 महीने का नोट्स दिया है, कल सितंबर का भी नोट्स दे दिया आपको। तो 5 महीने का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का नोट्स आपको दिया है। अब आगे के मंथ के भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको आप जब भी समय मिलता है एक रीडिंग कर लेना। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि एग्जाम से पहले इसको देखेंगे रटेंगे, आपको ये सब कुछ अभी से समय निकाल के करना होगा। जब भी आपको समय मिलता है ज़्यादा एक रीडिंग मारना, ज़्यादा उसको रटने की कोशिश मत करना, एक रीडिंग बस मारो और छोड़ दो। फिर कल एक रीडिंग या शाम को फिर जब भी मन किया एक रीडिंग कर लिए, 10 मिनट नहीं लगेगा आपको 5-7 पेज पढ़ने में, जब उसको रटने बैठोगे तो टाइम लगेगा। तो आप ये सब कुछ अभी कर लोगे तो आपको बाद में बर्डन नहीं पड़ेगा। साहित्यकारों वालों की बात किया था मैंने, प्लेलिस्ट में जाओ, जितने साहित्यकार हैं उनके वीडियो देखो और उनको याद करने की कोशिश करो। छत्तीसगढ़ी के साहित्य और साहित्यकार याद करना बहुत ज़रूरी है, प्री और मेंस दोनों के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बताया था कि हम लोग कुछ दिनों बाद पॉलिटी के आर्टिकल को हर दिन के वीडियो में याद करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग राष्ट्रपति के वीडियो में राष्ट्रपति के आर्टिकल्स को याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप लोग राष्ट्रपति के आर्टिकल याद करोगे, आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 61, 52 से 61 तक भारत के राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का संबंधित आर्टिकल है। सबसे पहले आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये लिखा है 52 में भारत का राष्ट्रपति। 53 में लिखा है समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो 53 में याद रखना कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में 53 में दिया है। 54 में उसके जो निर्वाचक मंडल हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उसके कुछ निर्वाचक मंडल होते हैं, आप बताना उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, वो कौन कौन शामिल होगा उसका एक्सप्लेन किसमें किया गया है, निर्वाचक मंडल का, आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की प्रोसेस, पद्धति के बारे में बताया गया। पहले तो कौन कौन मत देगा वो बताया आर्टिकल 54 में। 55 में क्या बताया कि निर्वाचन की पद्धति बता दी। 56 में उसके कार्यकाल बता दिए। ये कंफ्यूज मत रखना कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब होता है, कितना साल का होता है, 5 या 6 साल का होता होगा, 5 या 6 साल का होता होगा, लेकिन 5 साल का होता है। तो आर्टिकल कैसे बन गया, 5 या 6 साल का होगा तो 5-6 56। तो 56 में क्या होगा, उसके कार्यकाल के बारे में एक्सप्लेन होगा। 57 में उसका पुनः नियुक्ति की बात होगा। तो फिर से अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो वो आर्टिकल 57 में बात किया गया है। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता बताई गई है, जो 35 वर्ष होगा, ये सब कुछ होगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो आर्टिकल 58 में उसकी योग्यता बताई गई है। 59 में विशेष शर्तें, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आर्टिकल 60 में वो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, तो ये याद रखना, आर्टिकल 60 में उनके शपथ के बारे में दिया है। और आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 61 महाभियोग के बारे में बताया गया राष्ट्रपति के। तो ये आर्टिकल 52 से 61 राष्ट्रपति के आर्टिकल है, आपको याद करने हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान, पार्डन पावर के बारे में बताया गया 72। आर्टिकल 123 अध्यादेश की ऑर्डिनेंस पावर बताया गया आर्टिकल 123। राष्ट्रपति का 123 में है और राज्यपाल का कितना में, 213 में, ये याद रखना। आर्टिकल 352, 356, 360 ये आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की। 123 में अध्यादेश, 72 में क्षमादान करने की शक्ति और
77, आर्टिकल 77 भी याद रखना। आर्टिकल 77 बोलता है सरकार के जो समस्त कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे चलेंगे। तो आर्टिकल 77 बोलता है सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। तो ये सारी आर्टिकल्स आपको राष्ट्रपति से संबंधित थे, इंपॉर्टेंट हैं, याद करेंगे। और आगे भी इस तरीके से हम लोग पॉलिटी के थ्रू आउट जो आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो हम आपको याद कराते रहूँगा वीडियो में। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और हंसते हुए आगे की राह तलाशेंगे। बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, अच्छे से दिन की शुरुआत अच्छे करना है। याद करना, मेरे वीडियो देखने के बाद आपको दिन भर मोबाइल नहीं छूना है। और अब मेरा वीडियो देख लिए हैं आप मोबाइल रखिए और पढ़ने की कोशिश करिए। पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी 2 महीने में 3, 4, 5 महीने के बराबर आपको पढ़ाई करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, तो मिलेंगे कल नए टारगेट के साथ। थैंक यू।